नमस्कार। हिंदी दिवस के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं रविशंकर रवि। हम हिंदी हैं, हम असमिया हैं, हम बंगला हैं, हम बोडो हैं, हम कार्बी हैं, हम उड़िया हैं, हम तेलुगु हैं, हम मलयालम हैं। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं और हिंदी, ये सारे मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ा रही हैं, एक दूसरे के संदेशों को आपस में बांट रही हैं और एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित करने में इन भाषाओं के बीच ये जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो चीजें असमिया में लिखी जा रही हैं वह हिंदी में अनुवादित होकर आ रही हैं और फिर वह हिंदी से मलयालम या तेलुगु तक पहुंच रही है। हिंदी एक माध्यम का भी काम कर रही है। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में लोगों की संवेदना, लोगों की भावनाएं एक दूसरे भाषाभाषी लोगों तक पहुंचा रही है। इसलिए हिंदी जरूरी है। हमारी जरूरत ऐसी है, चूंकि भारत एक बहुदेशीय, बहुभाषीय देश है। अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग प्रांतों में, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के किसी भी प्रांत में समझ ली जाती है, बोल ली जाती है। तो हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं के रूप में संबंध बना रही है। यही हिंदी की विशेषता है। और हर प्रदेश की हिंदी अलग अलग है। असमिया हिंदी, असम में बोली जाने वाली हिंदी में एक असमिया सुगंध है। उसी तरह तेलुगु देशम का जो इलाका है, जो तमिलनाडु का इलाका है, जो बंगाल का इलाका है, वहाँ की स्थानीय भाषाओं की जो सुगंध है वह हिंदी में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। इसलिए भी हिंदी जानना हम लोगों के लिए जरूरी है, हमारी जरूरत है। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं। आप हैं विनय सिंह जी, आप बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, इसके साथ साथ एक सफल लेखक हैं और आपकी एक पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुई है, सुर्ख लाल रंग कहानी संग्रह है। और हमारी दूसरी मेहमान हैं अंशु साडा अनवी। आप स्तंभ लेखिकाएं हैं, आप कवित्री हैं, आप लेख लिखती हैं और सबसे बड़ी जो आपकी विशेषता है कि इन दिनों आप हिंदी और बोडो के बीच संपर्क स्थापित करने का, संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है। विनय जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करना शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जो विभिन्न भारत में जो संस्थान हैं, जो भारत सरकार के प्रतिष्ठान हैं, उसमें राजभाषा एक अभिन्न कार्य है, एक बहुत ही जरूरी कार्य है। और आपके भी बैंक में राजभाषा हिंदी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो किस तरह से बैंकों में या आकाशवाणी या दूरदर्शन या और दूसरे जो संस्थान हैं उसमें राजभाषा का किस तरह से उपयोग हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को, सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि हिंदी हमारी जो इस देश की जो भावना है जी, उसको एक सूत्र में पिरोती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी हिस्सों में समझी जाती है, सभी हिस्सों में अधिकांश जगहों पे ये बोली भी जाती है। सब जगह शायद लिखा नहीं जा सकता, दक्षिण भारत या कुछ जगहों पे, लेकिन लोग समझ लेते हैं, लोग बोल लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरे राष्ट्र को एक बनाने के लिए एक संपर्क है, एक माध्यम है जिससे हम भारतीय गर्व का अनुभव करते हैं। अब जहाँ तक बात आपने कही कि संस्थान या जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे हमारा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, या दूरदर्शन है, या और तमाम संस्थाएं हैं, उनमें इसके लिए क्या कार्य हो रहा है या हिंदी के विकास में ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की जो कुछ चंद सबसे
अच्छे जो बैंक हैं उनमें से एक है और हम लोग लगातार हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए, और सिर्फ हिंदी या राजभाषा ही नहीं, हमारी शाखाएं देश के सभी हिस्सों में हैं, विदेशों में भी हैं। तो जहाँ भी जिस हिस्से में भी हमारा बैंक है वहाँ की भाषाओं को भी साथ लेके हम लोग हिंदी के साथ उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए इस देश को, इस राष्ट्र को एक और गौरवपूर्ण बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही विनय जी, चूंकि आप बैंक में हैं और बैंक की जो शाखाएं होती हैं वो पूरे देश में फैली होती हैं और विभिन्न भाषाओं के बीच फैली होती हैं। और जैसे अभी आप असम में हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्राहक जो हैं आपके, वो ज्यादातर लोग असमिया भाषी होंगे, बोडो भाषी होंगे। आप जब साउथ में होंगे तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ आपका एक संवाद कहीं ना कहीं स्थापित हुआ होगा। अंशु जी, आपने लगातार लिखना पढ़ना जारी रखते हुए भी बोडो भाषा को समझने और बोडो भाषा को हिंदी में लाने का प्रयास कर रही हैं। आप अभी कोकराझाड़ में विश्वविद्यालय भी गई थी, बोडोलैंड विश्वविद्यालय, वहाँ भी आपने लोगों से बातचीत की। तो आपका क्या अनुभव है, किस तरह से बोडो और असमिया के बीच काम हो रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को आज हिंदी दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा हम असम में हैं, असम की जो हमारी आधिकारिक भाषा है वह असमिया है और उसके साथ ही बोडो भाषा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दूसरी सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है वो बोडो भाषा है। तो बोडो भाषा जो है वो बोडोलैंड जो हमारा बीटीसी का एरिया है का क्षेत्र है, उसमें ये सबसे ज़्यादा ये प्रयोग आती है। तो अभी मैंने जब मैं वहाँ पर गई, बोडोलैंड गई, मैं कोकराझार गई, तो कोकराझार में मैंने कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ भी मैंने बात करी। वहाँ पर हिंदी विभाग है, वहाँ पर हिंदी विभाग भी है और मेजर विषय के रूप में, एक प्रमुख विषय के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी पढ़ाई जाती है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आई है 2020, तो उसके अनुसार वहाँ पर हिंदी की जो उनके लिए सीटों का आवंटन है, उनके विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है। बच्चे जो वहाँ का है, जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ वो हिंदी इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उनके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, यह बोलकर वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते। वे लोग अपनी इच्छानुसार हिंदी पढ़ना चाहते हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब बोडोलैंड जैसी जगह में अगर विद्यार्थी लोग हिंदी पढ़ने के इच्छुक हैं और उन्हें वहाँ पर हिंदी पढ़ने का एक माध्यम, एक विभाग एक मिलता है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि उन्हें कहीं भी अधिक दूर नहीं जाना पड़ता है अपने पसंदीदा विषय को पढ़ने के लिए। और वो लोग उसको अपनी इच्छानुसार ही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आगे वे अनुवादक हैं कि उसमें अनुवाद के क्षेत्र में जाएं, वो किसी भी तरह के रोजगार की संभावनाओं में आगे वो हिंदी के अध्यापक भी बन सकते हैं। तो वो लोग अपनी इच्छानुसार हिंदी पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और वो अपनी मातृभाषा बोडो को बहुत अच्छा से बोलते हैं। उसके साथ साथ वो हिंदी भी बोलना सीख रहे हैं और हिंदी सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि उन्हें वो एक रोजगार मूलक भाषा के रूप में उनको उसे प्रयोग करना है, बल्कि वो पूरी देश से जुड़ना चाहते हैं और पूरे देश से जुड़ने के लिए हिंदी एक संपर्क भाषा है, एक बड़ी संपर्क भाषा है, जिसके कारण वे अपने बोडोलैंड से, अपने क्षेत्र से निकलकर वो पूरे देश से जुड़ सकते हैं हिंदी के माध्यम से। आपने बिल्कुल सही कहा। उसी तरह देखिए, असमिया से हिंदी में बहुत सारे अनुवाद हो रहे हैं और हिंदी से असमिया में अनुवाद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप यह देखिए इन दिनों विनय जी कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, महाविद्यालयों में चले जाइए, जो असमिया भाषी लोग हैं वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी के शिक्षक हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, अब गुवाहाटी विश्वविद्यालय, आप कॉटन विश्वविद्यालय आप वहाँ पर देख लीजिए, जो असमिया भाषी युवक युवतियाँ हैं वो हिंदी में एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो गई कि अब दिख रहा है कि हिंदी में संभावना है। एक चीज़ और भी, जैसे इन दिनों काफ़ी कुछ असमिया और हिंदी के बीच काम हुआ है और काफ़ी गंभीर काम हुआ है। अभी हाल ही में
गुणमाला, श्रीमंत शंकरदेव रचित जो गुणमाला है उसका हिंदी में अनुवाद हुआ और देवी प्रसाद बागड़ोदिया ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। तो इस तरह सिर्फ उपन्यास या साहित्य का ही अनुवाद नहीं हो रहा है, असमिया के जो गंभीर साहित्य हैं, दर्शन है, धर्म है, जीवन है, उन विषयों का भी हिंदी में अनुवाद हो रहा है और हिंदी में अनुवाद होने के बाद दूसरी भारतीय भाषाओं में जाना ज्यादा सहज हो रहा है। एक चीज मुझे भी पहले लगता था कि दक्षिण भारत में लोग अंग्रेजी जानते हैं, गांव के लोग भी अंग्रेजी जानते, ये मेरी धारणा थी। लेकिन जब मैं वहां गया तो मेरी ये धारणा टूटी कि ग्रामीण अंचल के लोग बिल्कुल अंग्रेजी नहीं समझते हैं और वहां पर टूटी फूटी हिंदी में संपर्क भाषा के रूप में वो हिंदी फिर काम करती है और इस तरह से लोगों को जोड़ती है। आप कुछ कहना चाहिए? इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जब आपने अभी दक्षिण भारत की ही बात करी तो दक्षिण भारत में मेरा अपना जो अनुभव रहा वह यह रहा कि वो लोग हिंदी भाषा बोल नहीं पाते, अगर नहीं भी बोल पाते हैं लेकिन वे समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं और अपनी बात को वो उसी तरह से समझा लेते हैं, अपनी तरह से उस बात को, हिंदी को वो अपने उस बात को समझ के और उस बात को समझा लेते हैं। और यही स्थिति है बोडोलैंड की भी, जो मैं बात कर रही हूँ वहां भी यही है कि मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय गई और भी मैंने लोगों से बात करी, वो लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, हिंदी समझते हैं और उसके बाद में वो अपने, हो सकता है उसको वो हमारी तरह धारा प्रवाह नहीं बोल सके, हमारी जैसे उतनी व्याकरण शुद्धियों के साथ में नहीं बात कर सके उसमें, लेकिन वो अपने एक काम चलाऊ जो भाषा होती है, एक हिंदी जो होती है, वो उसमें अपनी बात को जरूर वो समझा सकते हैं। वो अपनी आपका मतलब बोलचाल की हिंदी से? हाँ, बोलचाल, क्योंकि जो मानक हिंदी है, जो लिखने की हिंदी है और बोलचाल की हिंदी अलग अलग। हाँ, दोनों में। विनय जी, चूंकि आप साहित्यकार भी हैं, एक बैंक अधिकारी होने के अलावे भी, और आपने बैंक की नौकरी करते रहने के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आपने सेवा की है बैंक के माध्यम से, तो वहाँ आपको कैसे लगता है कि हिंदी कितनी जरूरी है विभिन्न भाषाओं के बीच और किस तरह से विभिन्न भाषाओं की चीजें हिंदी के माध्यम से मजबूत हो रही हैं, समृद्ध हो रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हिंदुस्तान के लगभग सभी हिस्सों में काम किया है जी, इस नौकरी के दरमियान। और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं हिंदुस्तान के बाहर भी, मैं दक्षिण अफ्रीका में भी 4.25 साल लगभग था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ के लोग भी हिंदी सीखने के इच्छुक थे और हर सप्ताह में एक दिन क्लास चलती थी, तो हम लोगों ने भी सिखाने का काम वहाँ पे शुरू किया था। और अपनी जो हिंदी भाषा है उसने जो वहाँ पे सम्मान दिलाया, वो सम्मान शायद अगर मैं इस भाषा से नहीं जुड़ के वहाँ पे काम करता तो वो नहीं मिलता। मेरी पहली पुस्तक वहीं पे आई किसी और देश में, और फिर हिंदुस्तान आने के बाद वापस जब मैंने यहाँ किया तो फिर मैंने दूसरी किताब लिखी जो आपने बताया। बाकी अगर मैं बैंक की बात करूं तो देखिए, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सबसे सहज हम लोग होते हैं किसी से भी बात करने में अपनी हिंदी भाषा में, क्योंकि अधिकांश लोग, ठीक है, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको कि कहीं न कहीं इस तरीके से हमारे ऊपर डाला गया था कि आज भी वो हमें हर जगह कार्यालय नजर आती है, कार्यालय में अंग्रेजी मिलती है जी, हर जगह नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से इधर पिछले कुछ सालों में हिंदी का विकास शुरू हुआ है, खासकर सरकारी कामकाज में, इसमें बहुत बड़ी भूमिका इसकी मतलब सोशल मीडिया की भी है। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि जिस तरीके से लोग हिंदी में लिख रहे हैं उससे भी एक बहुत ज़्यादा मदद मिली है लोगों को इस भाषा को समझने में और इस भाषा में काम करने में। और कार्यालयों में भी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश लोग बात करने में, अपनी बात रखने में, और यहाँ तक हम अगर शाखाओं में जाएं, शाखाओं में भी देखते हैं कि जो ग्राहक आते हैं वो अधिकतर, अगर हम एकदम दक्षिण भारत में नहीं जाएं तो पूर्वी भारत हो या मध्य भारत हो या इसके ऊपर जो भी हमारा राजस्थान है या पंजाब या उस, वहाँ पे आमतौर पे इस भाषा में ग्राहकों का भी काम हो जाता है और जो बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी उसमें सहूलियत होती है। तो कहीं न कहीं इससे न सिर्फ व्यवसाय का विकास हो रहा है बल्कि लोगों से एक संबंध जो है और बेहतर बन रहा है मेरी नज़र में। नहीं, और एक चीज़ है, तकनीक ने भी लोगों की मदद की है। अब जो टूल्स आ गए हैं लैंग्वेज की, भाषाओं के जो अलग अलग भाषाओं के टूल्स आए, अब हिंदी में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं।
अब आप मोबाइल पर अपनी भाषा में अब तो विभिन्न भारतीय भाषाएं भी आ गई हैं, इस तरह के ऐप आ गए हैं। अब असमिया में हम मोबाइल से संदेश भेज सकते हैं, बंगला में भेज सकते हैं, हिंदी में भी भेज सकते हैं, और बहुत इस तरह के शब्दकोश भी अब आ चुके हैं। माने तकनीक ने भी हिंदी और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ने में मदद की है। और किस तरह से हम तकनीक की मदद से और कैसे हम सीख सकते हैं हिंदी को। अब तो इस तरह के भी ऐप आ गए हैं कि आप चाहें तो आप बोलेंगे और वो चीज़ें लिख कर आ जाएंगी आपके साथ। समझने के लिए अब जैसे आप किसी ऐसे प्रदेश में गए हैं जहाँ पर जिस भाषा में जो चीज़ें लिखी हैं, इश्तहार या नोटिस समझ में नहीं आ रही है, तो उसका फोटो खींचकर गूगल की मदद से वो पूरी आप जिस भाषा में चाहते हैं इस तरह की चीजें भी आपके सामने आ गई हैं। तो विभिन्न जो तकनीक है, और एक चीज यही है कि एक दकियानूसी, मुझे ये लगता है विनय जी आपसे खास करके ये सवाल मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग भाषा को लेकर बहुत ही संकीर्ण नजरिया रखते हैं, बहुत दकियानूसी की समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं। असमिया के जो शब्द थे, जब मैं अनुवाद के दौरान मैंने जब देखा कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के समय जो असमिया लिखी जाती थी, जो असमिया के शब्द थे, आज नए असमिया के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह हिंदी में नए नए शब्द गढ़े भी जा रहे हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में आ रहे हैं और प्रचलित भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। खिलंजिया जैसे शब्द को यहाँ के हिंदी अखबार अपनी शीर्षक में, मेन हेडलाइंस में उसको उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं का किस हद तक, और सिर्फ असम में ही नहीं, बिहार में भी जो बिहार की क्षेत्रीय बोलियां हैं, जो क्षेत्रीय शब्द हैं उत्तर प्रदेश के हैं, वो शब्द कहीं ना कहीं हिंदी के शब्दकोश को समृद्ध कर रहे हैं। नहीं सिर्फ आप क्षेत्रीय भाषाओं के नहीं, आप देखिए ना, हमारी हिंदी इसने मतलब अंग्रेजी से भी शब्द लिए हैं, स्पेनिश से भी लिए होंगे, जर्मन से भी, जो भी शब्द हैं। तो कोई भी भाषा है मतलब एक नदी की तरह होती है जिसको लगातार बहते रहना है, जिसमें बाहर से कुछ न कुछ मिलता रहे, और तभी वो प्रवाहमान रहेगी, तभी वो शुद्ध रहेगी, तभी वो जीवित रहेगी। जब हम उसको बांध देंगे, जब हम उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसको नीचे की तरफ ले जाने लगते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि हमको मतलब खुले दिल से भाषाओं को, शब्दों को लेना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, और फिर उनको अपने हिसाब से ढाल के अपनी भाषा को और समृद्ध करना चाहिए। विनय जी की बात, विनय जी अभी जब अफ्रीका में रहे, विनय जी ने बताया कि वहाँ पर भी हिंदी का अच्छा एक सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता था। और हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें से बहुत जो उसमें युवा निकल के आ रहे हैं, वो देश छोड़कर वो विदेशों में बहुत बस रहे हैं, और वो जहाँ भी बस रहे हैं वो वहाँ पर अपनी भाषा साथ ले जाते हैं, वो अपनी हिंदी भाषा को साथ ले जाते हैं। तो यही कारण है कि हिंदी की सार्वभौमिकता बढ़ रही है, हिंदी जगह जगह प्रचलित हो रही है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी बोली में बात करते हैं। तो इसी वजह से भी हिंदी का प्रचलन बाहर भी देशों में बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में जहाँ पर विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, और वो वहाँ के जो स्थानीय हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, उनकी आप हिंदी भाषा की शुद्धता आप देखेंगे तो वो हमारे यहाँ से ज़्यादा शुद्ध, चाहे जापान हो चाहे कहीं, वो लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। हिंदी, वो व्याकरणीय अशुद्धियों को मतलब नहीं करते हैं, उसकी शुद्धता पे बहुत ध्यान देते हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि हम अपने देश में हिंदी का जिस तरह से एक बोली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वो विदेशों में उतना ही ज़्यादा वो पठन पाठन के लिए वो आगे और आगे पढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो वो उस तरह से स्वीकार की जा रही है। इसी वजह से हिंदी की सार्वभौमिकता बढ़ रही है। हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना एक विशेष प्रभाव भी रख रही है और विशेष स्थान भी बना रही है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी का स्थान है, और भारत ही नहीं, देश के विभिन्न माने विश्व के विभिन्न देशों में हिंदी बोली जा रही है, हिंदी में पढ़ाई हो रही है, और क्योंकि हिंदी एक बड़ा बाजार भी है। विनय जी आपके बैंक वाले हैं, आपके शब्दों में हिंदी एक बड़ा बाजार भी है।
हिंदी में बहुत सारे ग्राहक भी हैं, उन तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए विभिन्न संस्थानों को या विभिन्न एजेंसियों को, विभिन्न कंपनियों को हिंदी का उपयोग। अब चाइनीज जैसे खबर आई थी कि बीच में चाइना से बहुत सारे छात्र भारत आए हुए हैं हिंदी सीखने के लिए, क्योंकि चीनी कंपनियों का जो ये है न, उनकी जो नज़र है वो भारतीय बाजार पर है। उसी तरह जापानीज कंपनियों की नज़र भारतीय बाजार पर है, और हिंदी का जो प्रसार क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि उनको ये लगता है कि ये सीखना जरूरी है। पूर्वोत्तर के ही बहुत सारे लोग आप जब दक्षिण के राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पर विभिन्न पेशे में काम कर रहे हैं, चाहे वो होटल में है, सिक्योरिटी में है, आईटी सेक्शंस में हैं, तो वहाँ पर भी उनको संपर्क भाषा के रूप में, क्योंकि आम आदमी के साथ, आम आदमी अंग्रेजी नहीं समझता, अंग्रेजी कार्यालय की भाषा थी और आज भी कार्यालय में उपयोग में लाई जाती है। आम आदमी की बात अगर आप यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जाएं, आप लोगों ने देखा होगा, या तो असमिया में बात होगी, या बांग्ला में बात होगी, या फिर हिंदी में बात होगी। अब हम यहाँ से दूरी क्यों, हम यहाँ से अरुणाचल ही जाते हैं। अरुणाचल में आप देखिए कितनी शुद्ध हिंदी बोली जाती है। वहाँ पर हमारे असम से ज़्यादा शुद्ध हिंदी वहाँ बोली भी जाती है, और हिंदी लोग एक दूसरे अलग अलग विभिन्न जातियाँ, चाहे वो अलग अलग जो भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनकी संपर्क भाषा हिंदी है। वो लोग आपस में एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक मध्य भारत की भाषा हो या एक हिंदी पट्टी की भाषा हो। हिंदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी तरह से समझी भी जाती है और अपना एक स्थान बना के रखी है। मुख्य बात यह है कि हिंदी संपर्क की भाषा है। आपने जो अरुणाचल की हिंदी की बात की, तो उनके अपने शब्दकोश हैं हिंदी के। होटल में आप कहाँ ठहरे हैं की जगह वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ बैठा है, ये उनकी भाषा जी। असम में अगर हम हिंदी की बात करें, अगर हम बोलते हैं कि हम आने सकेगा, तो ये असमिया हिंदी है। हाँ, असल में। और बिहार में जाइए तो हवा चलता है, ये उनकी अपनी हिंदी है। हवा चलती है, आपको बहुत कम लोग बिहार में बोलते हैं। ये आमतौर से माना जाता है कि बिहार में लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहां भी बोलचाल में और हवा जब चलता है लोग बोलते हैं तो लोग भी समझ जाते हैं कि हवा चल रही है। तो ये हिंदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि आप संपर्क भाषा के रूप में जब हिंदी बोल रहे हो तो आप जैसे भी बोलें, आपकी अभिव्यक्ति, अब जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों से बात होती है, असमिया भाषी लोग कुछ बोलते भी हैं कि मुझे हिचकिचाहट होती है पब्लिक मंच से हिंदी बोलने में, क्योंकि आप लोगों का ये जो व्याकरण में आता है, आती है, क्योंकि असमिया में ये नहीं है, लेकिन हिंदी में है, आता है, आती है, तो उसको लेकर एक हिचक भी होती है। बावजूद उसके लोग बोल रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। विनय जी, आपसे एक छोटा सा आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको हिंदी का भविष्य कैसा लगता है? देखिए, अगर मैं पिछले 15 साल में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से मतलब इतना अच्छे तरीके से लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, कि मुझे लगता है कि आगे चल के इसका भविष्य तो बेहतर है ही है। कहीं न कहीं ये हमको एक बनाने के लिए बहुत बड़े मतलब कारण का ये जन्म मतलब हुआ है इस हिंदी के चलते, और हम सारे लोग जो सो पूरा हिंदुस्तान है वो इस एक संपर्क भाषा के जरिए एक जैसा मतलब महसूस करने वाला है। हो रहा जी। एक कहीं ना कहीं उनके बीच एकता स्थापित हो रही है। और दर्शकों, हिंदी की एक सबसे बड़ी जो भूमिका वो रही है कि देश के विभिन्न प्रदेशों की भावनाओं को विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचाने में हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। असमिया हिंदी के माध्यम से मलयालम पहुंच रही है, मलयालम हिंदी के माध्यम से असमिया तक आ रही है, और इस तरह से अनुवाद के माध्यम से एक भाषाएं दूसरी भाषाओं को महसूस कर रही हैं, एक भाषा दूसरी भाषा के दर्द को महसूस कर रही हैं। शायद इसीलिए बहुत पहले हमारे महापुरुष लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने अपने एक लेख में लिखा था कि असमिया भाषी को
असमिया जानने के बाद, असमिया सीखने के बाद जिस भाषा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हिंदी है। वो उस दौर में इतने समय पहले उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया था कि जब अब हमारा देश वैश्विक हो चुका है, अब पूरा विश्व करीब आ गया है, तो उसमें हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे प्रदेश के लोग पूरे राष्ट्र से संपर्क कर सकते हैं। और यही हिंदी की विशेषता है कि आप चाहे जैसे बोलें, जिस तरह बोलें, हिंदी उसे आत्मसात करती है और क्षेत्रीय शब्दों को अपने साथ लेकर चलती है। यही है हिंदी की विशेषता, यही है हिंदी की ज़रूरत। आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा, हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।